अस्सलाम वालेकुम। आई एम जुहैब अहमद अंजुम और काउंटर टेररिज्म सीरीज के थर्ड और लास्ट कंपोनेंट की आज हम बात करेंगे, जो कि है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एक्शन प्लान और सक्सेस ऑफ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस एंड एफर्ट्स इन पाकिस्तान। नेशनल एक्शन प्लान अगस्त 2016 के इंसिडेंट की मैंने आपसे बात की। मैंने आपसे दिसंबर 16, 2014 के एपीएस के इंसिडेंट की बात की। ये वो इंसिडेंट था 2014 का जो इंसिडेंट था, दिसंबर 2014 का इंसिडेंट जो था। इसके बाद जो है वो पाकिस्तान में ये नेशनल एक्शन प्लान डिवाइस किया गया, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया, जिसके 20 कंपोनेंट्स थे। अगर इसके बैकग्राउंड को हम देखें तो टेररिज्म को उसकी हर मैनिफेस्टेशन में कंडेम करना चाहिए और पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को जो थ्रेट्स हैं उनमें से मोस्ट पोटेंट थ्रेट जो है वो है टेररिज्म। सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट एक थिंक टैंक है, इसने नैप रिव्यू में कमेंट किया, द अटैक ऑन एपीएस पेशावर on December 16, 2014 forced the Pakistani nation to reiterate its resolve to fight terrorism. This resolve led to the formulation of a comprehensive national security strategy in the name of National Action Plan by the government in January 2015, right after APS. Consequently, Prime Minister Nawaz Sharif, in his televised address to the nation on December 24, 2014, अनाउंस्ड द नेशनल एक्शन प्लान। तो ये था नेशनल एक्शन प्लान का जेनेसिस। नेशनल एक्शन प्लान स्टार्ट हुआ 2015 से और काफी हद तक 2-3 सालों में नेशनल एक्शन प्लान के अंडर वो टारगेट्स भी अटेन कर लिए पाकिस्तान ने, जो उससे पिछले 13 सालों में 9/11 से लेकर दिसंबर 2014 तक जो हम हासिल नहीं कर सके। नेशनल एक्शन प्लान में कॉन्स्टिट्यूशनली क्या किया गया, 21st अमेंडमेंट पास की गई जनवरी 2015 में और इसके अंडर नैप को लीगल कवर दिया गया और मिलिट्री कोर्ट्स को एस्टेब्लिश किया गया फॉर 2 years इनिशियली। मिलिट्री कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करने का पर्पस क्या था कि जो टेररिस्ट हैं उनके ट्रायल्स को, जो हमारा पाकिस्तान का क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, साल के तौर पे सीआरपीसी के अंडर जो ऑपरेट होता है, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू उनको ट्राई ना किया जाए, रादर एक्सपीडाइटेड और जल्दी से उनके ट्रायल्स को होल्ड किया जाए। मकसद क्या था? मकसद ये था कि टेररिज्म के खिलाफ एक डेटरेंट एस्टेब्लिश करना और मिलिट्री कोर्ट्स की प्रोविजन जो कि अदरवाइज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं और अगेन कहा जा सकता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल एनोमली है या डायवर्जन है, एक इंडिपेंडेंट और फ्री जुडिशरी के होते हुए पैरेलल मिलिट्री कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करना कि जिनमें राइट ऑफ फेयर ट्रायल, आर्टिकल 10A की वायलेशन की अक्सर जिनके ऊपर जो है वो इल्जाम लगता है, लेकिन 21st अमेंडमेंट के थ्रू एक कवर दिया गया। नेशनल एक्शन प्लान में जो सुपरविजन या कंट्रोल का मैकेनिज्म था या जो हिरार्की थी, स्ट्रक्चर थी, उसमें टॉप के ऊपर जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो है सारा ये काम कर रहा था। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रेगुलरली इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, स्पेशली जो हार्ड कंपोनेंट्स से। फिर 9 मिनिस्ट्रीज इसमें इन्वॉल्व थी, नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी इन्वॉल्व थी, आईएसआई इन्वॉल्व थी, इंटेलिजेंस ब्यूरो इन्वॉल्व थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस इन्वॉल्व थी। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर में ही 3 टीयर्स में जो है वो एक जो है वो एग्जिस्टिंग 3 टीयर स्ट्रक्चर को इन द शेप ऑफ नैप, इसमें क्या था, फेडरल एपेक्स कमेटीज थी। फेडरल एपेक्स कमेटी एक तो स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर कमेटीज बनाएंगी। नैप के नेशनल एक्शन प्लान के 20 पॉइंट्स थे, उनमें से डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर एपेक्स कमेटीज बनाएंगे। दूसरा नेक्टा थी जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन का काम कर रही थी, और फिर प्रोविंस में जो है वो एपेक्स कमेटीज बनाएंगे। फेडरल लेवल के ऊपर एक कमेटी थी जो एपेक्स कमेटी थी। जो फेडरल कमेटी थी इसमें 9 कैबिनेट के मेंबर्स थे और फोर्सेस और इंटेलिजेंसेस के चीफ थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, फोर्सेस के चीफ और इंटेलिजेंस एजेंसीज के हेड्स थे। ये रिस्पॉन्सिबल थे फॉर प्रोवाइडिंग पॉलिसी गाइडलाइंस। मींस लार्जली जो है इसमें आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप थी और इसमें लार्जली आपकी जो है वो
क्योंकि कैबिनेट के 9 मेंबर्स थे और आपके जो फोर्सेस के चीफ थे वो इसमें रिप्रेजेंट करते थे। तो ये लार्जली एक कोऑर्डिनेटेड ओवरऑल आपको रिस्पांस नजर आ रहा है सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी और मिलिट्री। प्रोविंशियल लेवल के ऊपर मैं अगर बात करूं तो इसमें चीफ मिनिस्टर, फिर प्रोविंशियल लेवल के ऊपर मिनिस्ट्रीज, सिक्योरिटी एजेंसीज और इंटेलिजेंस एजेंसीज, ये सब मिलके, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मिलके जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट थी नैप को इंप्लीमेंट करने की। अब नेशनल एक्शन प्लान जो है वो एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क था। नेशनल एक्शन प्लान एक पूरा एक पोर्टफोलियो था। नेशनल एक्शन प्लान में 20 पॉइंट्स ऐसे थे कि इनमें से हर एक पॉइंट इन इटसेल्फ एक बहुत बड़ी अंडरटेकिंग था। तो टेररिज्म को अगर आप जो है देखें, पाकिस्तान में टेररिज्म का थ्रेट है, इसको फाइट करने के लिए ये छोटा सा नेशनल एक्शन प्लान आपको नजर आ रहा है, बट स्टिल हम कैलिब्रेट करेंगे, हम असेस करने की कोशिश करेंगे, हम अप्रेजल के ऊपर बात करेंगे कि नेशनल एक्शन प्लान कितना सक्सेसफुल रहा और इसका इंप्लीमेंटेशन स्टेटस क्या था। 20 पॉइंट्स की मैं ब्रीफली बात कर लूं। इंप्लीमेंटेशन ऑफ डेथ सेंटेंस, सेकंड स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स एस्टेब्लिश करना, थर्ड मिलिटेंट आउटफिट्स और आर्म्ड गैंग्स को भी अलाउ ना किया जाए कि मुल्क में ऑपरेट करें, 4 नेक्टा को फाल बनाना, 5 स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट लिटरेचर, न्यूज़पेपर वगैरह पब्लिशिंग के ऊपर, हेट लिटरेचर, एक्सट्रीमिज्म वगैरह को प्रोपेगेट करने वाले लिटरेचर के खिलाफ, 6 फाइनेंसिंग के जो नेटवर्क्स हैं उनको चोक करना, 7 इंश्योरिंग री इमर्जेंस ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस ना हो, 8 एक डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म के लिए फोर्स एस्टेब्लिश करना, 9 टेकिंग इफेक्टिव स्टेप्स अगेंस्ट religious persecution, 10th registration and regulation of religious seminaries, 11th point था ban on glorification of terrorist and terrorist organizations, 12th point था administrative और development reforms in FATA, 13th point था communication networks of terrorist को उनको dismantle करना, 14th point था कि abuse of internet और social media को रेगुलेट करना अगर वो टेररिज्म के लिए इस्तेमाल हो रहा है, 15 था जीरो टॉलरेंस फॉर मिलिटेंसी इन पंजाब, पंजाब स्पेसिफिक पॉइंट था ये, 16 था कि कराची में जो ऑपरेशन है उसको कंक्लूड किया जाएगा, 17 था कि बलूचिस्तान गवर्नमेंट को एम्पावर किया जाएगा थ्रू कि वो पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन के साथ काम कर सके और कंप्लीट ओनरशिप के साथ। डेफिनेटली बलूचिस्तान में क्राइसिस चल रहे थे, BLA, BRF वगैरह डिफरेंट इंसर्जेंसी की ऑर्गेनाइजेशन थी, BSO आजाद वगैरह। 18th पॉइंट था कि सेक्टेरियन टेररिस्ट के साथ फैमिली डील किया जाएगा, स्टेट जो है इस बार कैपिचुलेट नहीं करेगी, सरेंडर नहीं करेगी। 19 था कि कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी बनाई जाएगी अफगान रेफ्यूजीज से मुतल्लिक और उनकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट की जाएगी। और लास्ट पॉइंट था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म किया जाएगा, जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स भी पार्ट थी और अगेन जो मिलिट्री कोर्ट्स की एस्टैब्लिशमेंट थी वो भी इसी सिलसिले का एक हिस्सा था। अब नेशनल एक्शन प्लान को कई दफा क्रिटिसाइज भी किया गया और इसको इन एक्शन प्लान भी कहा गया। बुनियादी तौर पे इसको इन एक्शन प्लान कहने की रीजन जो थी वो ये थी कि जो राइट कॉर्ड्स है स्टेट ऑफ पाकिस्तान उसको हिट नहीं कर रही। जो इल्जाम लगाया गया वो ये था कि मुख्तलिफ जो ग्रुप्स हैं, जो प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं या मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टेट उनके साथ जो है बाज ग्रुप्स को तो प्रोटेक्ट कर रही है या बाज ग्रुप्स को गार्ड कर रही है और बाज ग्रुप्स के खिलाफ जो है वो ऑपरेशन किया जा रहा है। मतलब ये था कि अगर एक्शन लिया जा रहा है तो एक्शन जो है वो सिलेक्टिव है और कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि सेक्रेड समझे जा रहे हैं, कुछ होली काउज ऑफ टेररिज्म है। अगेन इसमें गुड और बैड तालिबान की डिफरेंशिएशन, कोयटा शूरा का पाकिस्तान में बेस्ड होना या हक्कानी नेटवर्क्स के साथ कोल्यूजन का जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाता रहा, इस तरह के इल्जामात का भी इसमें रोल था। तो इसको जो है वो नेशनल इन एक्शन प्लान भी कहा गया। नेशनल एक्शन प्लान का जो इम्प्लीमेंटेशन का स्टेटस है ब्रीफली मैं उसके ऊपर बात करूंगा। अपेक्स कमेटीज की कई मीटिंग्स हुई, 10,000 सिक्योरिटी पर्सनल को सारे प्रोविंसेस में सारे प्रोविंसेस में डिप्लॉय किया गया सिविलियन आर्म फोर्सेस की हेल्प के लिए। कराची ऑपरेशन को जो है वो कैरी आउट किया गया जिसकी वजह से किलिंग, क्राइम रेट, टेररिज्म के इंसिडेंट्स कम हुए, रॉबरीज के इंसिडेंट्स कम हुए, एक्सटॉर्शन के इंसिडेंट्स कम हुए, रैंसम के इंसिडेंट्स कम हुए। 70,000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया, 70,000 प्लस since 2015. Among them 890 were terrorists
और 10,000 जो है वो थे एब्सकॉन्डर्स, 16,000 वेपन्स जो है वो रिकवर किए गए। 6 ईयर मोराटोरियम जो था, जो डेथ पेनल्टी के ऊपर पाबंदी पाकिस्तान ने लगाई हुई थी, स्पेशली जो यूरोपीय यूनियन का जीएसपी प्लस स्टेटस जब पाकिस्तान को मिला तो उसके बाद पाकिस्तान ने डेथ पेनल्टी के ऊपर पाबंदी लगा दी थी, क्योंकि ये जीएसपी प्लस स्टेटस की एक कंडीशन थी। लेकिन नेशनल एक्शन प्लान के बाद, एपीएस मैसेकर के बाद, एपीएस इंसिडेंट के बाद पाकिस्तान ने वो जो पाबंदी थी वो पाबंदी रिमूव कर दी। 2016 के मार्च तक 11 स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स ऑफ टेररिज्म रिलेटेड केसेस जो है वो एस्टेब्लिश की गई, यानी 11 स्पीडी ट्रायल कोर्ट्स ऑफ टेररिज्म एस्टेब्लिश की गई और 190 केसेस जो है वो इन तो 11 कोर्ट्स में 190 केसेस, 400 से ज्यादा जो लोग थे उनको एग्जीक्यूट किया गया अंडर एंटी टेररिज्म एक्ट ऑफ पीपीसी, प्रोटेक्शन ऑफ एंटी टेररिज्म एक्ट जो था उसके तहत जो वो 400 से ऊपर लोगों को एग्जीक्यूट किया गया। द प्रोग्रेस टुवर्ड्स द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ काउंटर टेररिज्म फोर्स भी एस्टेब्लिश की गई और 10,700 पर्सनल जो है उन्होंने इस फोर्स को ज्वाइन किया। स्टैंडर्ड फॉर्म फॉर द रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ दीनी मदरसास उसको तैयार किया गया नेक्टा की इनपुट के साथ और इत्तेहादे तंजीमुल मदारिस पाकिस्तान की इनपुट के साथ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज को मिला के एक जो है वो मदरसा के स्टूडेंट्स के रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्म बनाया गया। इसके थ्रू सारे पाकिस्तान में अक्रॉस द 4 प्रोविंसेस डिफरेंट मदरसाज में स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन की गई। जियो मैपिंग की एक्सरसाइज की गई, स्पेशली मदरसाज के लिए जियो मैपिंग, जियो टैगिंग की, पंजाब में और इस्लामाबाद में, लेकिन सिंध में ये अभी तक कंप्लीट नहीं हुई, केपी के पार्ट्स में कंप्लीट नहीं हुई। बलूचिस्तान में इसकी इंप्लीमेंटेशन का स्टेटस सबसे लैकलस्टर है, 60% आप देख सकते हैं, सिंध में 80%, केपी में 75%। 182 सस्पेक्टेड मदरसाज जो थे उनको क्लोज किया गया, 190 फॉरेन फंडेड मदरसाज जो फाउंड किए गए उनको भी क्लोज किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग ने 2 कमेटीज बनाई, फेडरल बोर्ड के अंडर और हायर एजुकेशन कमीशन के अंडर। इनका मकसद था कि सर्टिफाई करें और करिकुलम मॉडिफिकेशन करें, जो मदरसाज का करिकुलम है उसको रिव्यू करें, सर्टिफाई करें, वेरीफाई करें कि क्या सही है, अगर सही नहीं है तो मॉडिफाई करें। मेजर अचीवमेंट्स जो हैं वो अगर बात की जाए तो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग यूनिट्स जो है वो बनाई गई इन ऑल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स एट प्रोविंशियल लेवल। जब मैं अपने नेक्टा के लेक्चर में बात कर रहा था कि काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स को हमें ये फाइनेंशियल डाटा तक एक्सेस देने की जरूरत है, तो ये जो काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग के यूनिट्स एस्टेब्लिश किए गए हैं इनको ऑपरेशनल करने की जरूरत है। अब अभी जो करंट स्टेटस है 2019 में, यही जो यूनिट्स हैं वो बहुत एक्टिवली जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं और ये वन ऑफ द कंडीशनैलिटीज भी चुके थी कि पाकिस्तान जो काउंटरिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म है उस सिलसिले में एक्शंस ले। तो पाकिस्तान ने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया, जो कि फाटफ की कंडीशंस को, जो फाटफ ने पाकिस्तान को हाईलाइट की थी डेफिशिएंसीज, उन डेफिशिएंसीज को रिमूव करने के लिए पाकिस्तान ने एक एक्शन प्लान बनाया जिसके ऊपर अभी रिव्यूज वगैरह चल रहे हैं, उसको हम कवर करेंगे अपने फाटफ के ऊपर लेक्चर में। तो लिंकेज विद इंटरनेशनल थिंक टैंक्स और इंटेलिजेंशिया के साथ फॉर फाटा प्लान ऑफ एक्शन, फाटा में जो जिस तरह से मर्जर किया गया, फाटा की ट्रांजिशन की गई 25th अमेंडमेंट एक्ट, 25th अमेंडमेंट के थ्रू फाटा को केपी में मर्ज किया गया और साइबर सिक्योरिटी बिल जो है वो पैका 2016 को पास किया गया। मकसद जो था सोशल मीडिया को रेगुलेट करना। तो ये जो है वो मेजर अचीवमेंट्स थी नेशनल एक्शन प्लान की। अब इंटरेस्टिंगली जो नेशनल एक्शन प्लान है, इस सब के बावजूद जो है वो इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि होते रहे, जिनमें से स्पेशली जो जिस इशू ने नेशनल लेवल के ऊपर हमारे कॉन्शियंस को एक दफा से फिर स्टिर किया वो कोयटा का इंसिडेंट था। कोयटा के इंसिडेंट्स के बाद जो है वो डिफरेंट गैप्स आइडेंटिफाई किए गए इम्प्लीमेंटेशन में। इसमें मिसाल के तौर पे पहला जो गैप्स हमें नजर आता है वो था कि स्लो प्रोग्रेस है एक्शन लेने में और प्रोस्क्राइब ऑर्गेनाइजेशन न्यू एलियासिस के साथ री इमर्ज हो रही है, नए नामों के साथ दोबारा से फ्लाई संजद फाउंडेशन है, लश्कर तैयबा है, जैश मोहम्मद है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन नाम चेंज करके हर रोज एक नए बैनर के अंडर जो है वो आ जाती हैं सामने। फाटा रिफॉर्म्स अभी तो खैर काफी एडवांस लेवल के ऊपर हैं, बट स्टिल अभी वो ट्रांजिशन का प्रोसेस चल रहा है। अफगान रेफ्यूजीज के मामले में, उनकी रिपाट्रिएशन के मामले में ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रही और स्टिल पाकिस्तान में मिलियंस ऑफ अफगान रेफ्यूजीज यहां पर ही हैं।
अगेन ये प्रोसेस 2 साल पहले काफी एक्सपीडाइट हो चुका था, बट स्टिल फिर अफगान गवर्नमेंट के लैकलस्टर रिस्पांस की वजह से और अफगानिस्तान में तालिबान की इंसर्जेंसी के माउंट होने की वजह से वो रिपाट्रिएशन का जो प्रोसेस था वो रुक गया। और फिर बाकी जो मिडिल ईस्ट में वॉर थिएटर्स, मिसाल के तौर पे यमन में वॉर शुरू हो गई, उसकी वजह से जो यूनाइटेड नेशन का यूएनएचसीआर का रिस्पॉन्स, उसकी अटेंशन जो है वो अफगान रेफ्यूजीज से वहां मिडिल ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो गई, जिसकी वजह से ये रिपाट्रिएशन का प्रोसेस रुक गया। इसके अलावा जो है वो फैटफ के ग्रे लिस्टिंग के अंडर पाकिस्तान को टेरर फाइनेंसिंग को चोक करने का ये एक ऐसा फ्रंट था जिसके ऊपर हम लैग कर गए, जिसकी वजह से हमें ग्रे लिस्ट किया गया। पुअर परफॉर्मेंस ऑफ एफआईएस फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स, तो ये एफआईए के जो फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स हैं या फिर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ये जो काउंटर टेरर फाइनेंसिंग यूनिट्स हैं, इनकी परफॉर्मेंस को इतनी इफेक्टिव नहीं रही। यही वजह है कि कोई भी अगर टेररिस्ट या मिलिटेंट आउटफिट है तो उसके लिए जो फ्यूल जो चीज प्रोवाइड करती है वो है फाइनेंसेस और रिक्रूट्स। अगर फाइनेंसेस के जो सोर्सेज हैं उनको कर्टेल कर दिया जाए या फाइनेंसेस के सोर्सेज को कट कर दिया जाए तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन अपनी मौत आप मर जाती हैं। ये वो फ्रंट है कि जिसमें नेशनल एक्शन प्लान जो है इफेक्टिवली कोई रिस्पॉन्स नहीं दे सका, जिसकी वजह से फिर हमें फैटफ की सारी बहस नजर आती है। प्रोविंशियल काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के पास डेडिकेटेड यूनिट्स नहीं है। हमें रेगुलेशन और मॉनिटरिंग की जरूरत है, इंटरनेट की, सोशल मीडिया की। मिसाल के तौर पे पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशन का सामने आना, या तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह, तो इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन के साथ नहीं लगाना चाहिए। तहरीक लब्बैक जैसे ग्रुप्स, इस तरह के ग्रुप्स के सामने आने के पीछे जो एक मोबिलाइजर फोर्स थी वो था यूज ऑफ सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया के यूज को रेगुलेट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट सोशल मीडिया का जो उसका जो एक्सटेंट है उसको देखते हुए ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि क्या हमारी स्टेट के पास या इवन एफआईए के पास या एफआईए का जो साइबर क्राइम्स का विंग है उसके पास ये कैपेसिटी है कि वो सोशल मीडिया को रेगुलेट कर सके। इन द करंट कॉन्टेक्स्ट ये कैपेसिटी नहीं है। इसके अलावा जो पुअरली इक्विप्ड एंड अंडर स्टाफ्ड एंड अंडर रिसोर्स्ड नेशनल रिस्पांस सेंटर एनआरसीसीसी, अगेन ये एफआईए के अंडर है और ये अंडर इक्विप्ड है। लार्जर लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर जो पाकिस्तान में हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ इंटरनेट यूजर्स हैं, सोशल मीडिया यूजर्स हैं, उनको रेगुलेट करना इस काउंटर ये जो रिस्पांस सेंटर है साइबर क्राइम्स के ऊपर, इसके बस की बात नहीं है। कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है हमें, और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को, कोर्ट्स को, पुलिस को, प्रोसिक्यूशन के मैकेनिज्म्स को, इन्वेस्टिगेशन के मैकेनिज्म्स को इंप्रूव करने की जरूरत है। हमें जो इसके अलावा गैप्स नजर आते हैं वो नजर आती है कि मिलिट्री कोर्ट्स को एस्टेब्लिश करना किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में सही स्टेप नहीं है। काउंटर टेररिज्म की कैपेबिलिटी पुलिस की बढ़ाने की जरूरत है। रेंजर्स को बार बार बुलाने की बजाय हमें पुलिस को एम्पावर करना चाहिए, उनकी कैपेसिटी को बढ़ाना चाहिए। क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को इंप्रूव किया जाए, प्रोसिक्यूशन का लेवल जो है वो इंप्रूव किया जाए, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक्सपीडाइट किया जाए, इंटीग्रेटेड नेशनल टेररिज्म का डेटाबेस लाइक दैट ऑफ 4th शेड्यूल उसको एस्टेब्लिश किया जाए, बट उसके ऊपर एक्शन भी रियल टाइम में हो और उसकी रियल टाइम अपडेशन हो। जो एग्जिट कंट्रोल लिस्ट है उसमें और डिफरेंट मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर है, इस तरह के जो लॉज हैं उनके अंडर कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स हो, ताकि इस तरह की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं और आउटफिट्स हैं या इंडिविजुअल्स हैं खुद उनको ये सफोकेशन फील हो और उनकी एक्टिविटीज को चोक किया जा सके। कोऑर्डिनेशन एंड री इंटीग्रेशन ऑफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज थ्रू मॉडर्न सर्वेलेंस, मिसाल के तौर पे लाहौर में जैसे हमने सेफ सिटी प्रोजेक्ट का सिस्टम इंस्टॉल किया है, तो इस तरह का जो आईटी बेस्ड इंटरवेंशंस के थ्रू जो है इस सिस्टम को इंप्रूव किया जा सकता है। जॉइंट इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट जो नेक्टा का है उसको रिवैम्प किया जाए, नेक्टा को फाल बनाया जाए। जो नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी जो नई आई है इसके अंदर नए फ्यूल हमें इंसर्ट करने की जरूरत है। हमें एक यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी जो है क्रिएट करने की जरूरत है डिफरेंट फील्ड्स में। मदरसाज में रिफॉर्म की जरूरत है, करिकुलम नया लाने की जरूरत है, हमें जो है वो आईटी के सेक्टर में, सोशल मीडिया के सेक्टर में हमें जो है वो इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है। तो डिफरेंट सेक्टर्स में जो है वो पाकिस्तान को जो है इंटरवेंशंस करने की जरूरत है, जो कि नैब की इंप्लीमेंटेशन में हमें लैकुनास नजर आते हैं। अगर हम नेशनल एक्शन प्लान के इंप्लीमेंटेशन स्टेटस की बात करें तो हम देखते हैं इसमें हम बात करेंगे डिफरेंट के रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी,
प्रोग्रेस क्या सेटिस्फैक्टरी थी या अनसेटिस्फैक्टरी थी, और क्या क्या किया गया। साल के तौर पे जो पहला इसका पॉइंट था, एग्जीक्यूशन ऑफ कन्विक्टेड टेररिस्ट, ये काम करना था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की, और इसके ऊपर जो प्रोग्रेस है सेटिस्फैक्टरी है। साल के तौर पे 414 बंदों को कन्विक्ट किया गया। स्पेशल कोर्ट्स, पॉइंट 2, मिलिट्री कोर्ट्स जो है बनाई गई मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इनकी परफॉर्मेंस भी सेटिस्फैक्टरी। 11 कोर्ट्स नोटिफाइड, 190 केस ट्रांसफर टू स्पेशल ट्रायल कोर्ट्स। थर्ड जो पॉइंट था वो था एक्शन अगेंस्ट आर्म मिलिशियाज, ये प्रोविंसेस ने काम करना था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, इसके ऊपर भी प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फैक्टरी थी। मिसाल के तौर पे टेररिस्ट किल किए गए, टेररिस्ट अरेस्ट किए गए। जो फोर्थ पॉइंट था एक्शन अगेंस्ट आर्म्ड मिलिशियाज, ये काम भी मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने करना था, और इसके ऊपर जो प्रोग्रेस है वो हमें सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस नजर आती है। इसमें जैसे टेररिस्ट किल किए गए 1811, टेररिस्ट अरेस्ट किए गए 5611। फोर्थ पॉइंट था स्ट्रेंथनिंग एंड वैलिडेशन ऑफ नेशनल काउंटर एक्टिवेशन ऑफ नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी, ये काम करना था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। इसके ऊपर प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरी है। JID बनाया जा चुका है, ऑफिस स्पेस दी जा चुकी है, बजट में एलोकेशन की जा चुकी हैं, और ह्यूमन रिसोर्स की प्रोविजन भी दी जा चुकी है। जो पांचवा पॉइंट था नेशनल एक्शन प्लान का वो था कि हेट स्पीच को काउंटर किया जाए, ये काम करना था प्रोविंसेस ने, विद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर बीइंग द सुपरवाइजरी और एपेक्स कमेटी। इसके ऊपर प्रोग्रेस हमें सेटिस्फैक्टरी नजर आती है। हेट स्पीच से मुतल्लिक मटेरियल को कन्फिस्केट किया गया है, और मिस यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स को रेगुलेट किया गया है। जो 7th पॉइंट था उसकी इंप्लीमेंटेशन स्टेटस में 7 पॉइंट था कि इंश्योरिंग अगेंस्ट री इमर्जेंस के प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नए अलियासिस के अंडर या नए नामों के अंडर जो है री इमर्ज ना कर जाएं। और अगेन इसके ऊपर भी जब MOI मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने रखना था। इसके ऊपर प्रोग्रेस जो है वो स्लो है और सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस नहीं है। मिसाल के तौर पे 4th शेड्यूल की टोटल एक्टिविटीज जो है एक्टिविस्ट 8200 हैं, और ये लोग बार बार नए नामों के अंडर री इमर्ज कर जाते हैं। इसी तरह से 61+1 164 UN सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के अंडर जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं और कॉमन जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस वो 13 हैं। मूवमेंट रिस्ट्रिक्शंस की गई हैं 2052 लोगों की। तो इसके ऊपर जो प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है। UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1267 की इंप्लीमेंटेशन स्टेटस जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं है, और इस सिलसिले में फर्दर काम हो सकता है। जो पॉइंट 8 था एस्टेब्लिशिंग अ काउंटर टेररिज्म फोर्स, ये काम करना था फेडरल गवर्नमेंट ने, और ये काम किया जाना था विद मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंड प्रोविंसेस। इसके ऊपर जो है वो सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है। ओवरऑल जो है वो आपको नजर आ रहा है कि डेडिकेटेड फोर्स सैंक्शन की गई है कोई तकरीबन 7,000 to 8,000 इंडिविजुअल्स की, और प्रेजेंट जो इनकी फोर्स है वो भी कोई 4,000 to 5,000 की रेंज में है। जो 9th पॉइंट था वो था डिसमेंटलिंग कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑफ टेररिस्ट, ये काम करना था पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने, और इसको मॉनिटर कर रहा था मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर। इसके ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है। 98 मिलियन सिम्स को ब्लॉक किया गया, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के सिस्टम्स को प्लेस किया गया, और इस सिलसिले में जो है वो लूप होल्स ऑलमोस्ट कवर किए जा चुके हैं। जो 10th पॉइंट था वो था कि कराची ऑपरेशन को जो है वो लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुंचाया जाएगा, और ये काम करना था सिंध गवर्नमेंट ने, और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने सुपरवाइजरी रोल परफॉर्म करना था। इसके ऊपर प्रोग्रेस जो है वो हमें सेटिस्फैक्टरी नजर आती है। मिसाल के तौर पे इसमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन ऑब्जर्व की गई टेररिज्म के इंसिडेंट्स में। टारगेट किलिंग डाउन हुई बाय 70%, मर्डर्स डाउन हुए बाय 50%, टेररिज्म डाउन हुआ बाय 80%, रॉबरीज डाउन बाय 30%, टेररिस्ट 890 टेररिस्ट मारे गए, अरेस्ट किए गए तकरीबन 69,000 इंडिविजुअल्स, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स 676 नैब किए गए, एब्सकॉन्डर्स 10,000 पकड़े गए, किडनैपर्स जो है 124। इस तरह जो है इसके ऊपर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन स्टेटस हमें नजर आता है। जो 11th पॉइंट था नेशनल एक्शन प्लान का वो था कि बलूचिस्तान में रिकंसिलिएशन के प्रोसेस को विद
इंसर्जेंट्स मूवमेंट जो बलूचिस्तान में है उनके साथ रिकंसिलिएशन के प्रोसेस के सिलसिले में काम किया जाएगा। काम करना था बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने। इसके ऊपर जो है वो प्रोग्रेस स्लो है और बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी अभी भी एक मसला बना हुआ है। जो 12th पॉइंट था वो था कि सेक्टेरियन टेररिज्म को खत्म करना। ये काम अगेन प्रोविंसेस ने और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने करना था और इसके ऊपर भी जो प्रोग्रेस है वो हमें स्लो ही नजर आ रही है। मिसाल के तौर पे हम अगर सेक्टेरियन टेररिज्म के इंसिडेंट्स की बात करें तो 2011 में 70 इंसिडेंट्स हुए, 2012 में 185, 2013 में 127, 2014 में 176, 2015 में 79, 2016 में 21, यानी इन 6-7 सालों में टोटल 658 इंसिडेंट्स हुए हैं। अभी जो है इन तो इसके ऊपर जो प्रोग्रेस है वो अभी कहा जा सकता है कि सेटिस्फैक्टरी हो चुकी है राइट नाउ, जब हम 2019 में इस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं और वी आर एंटरिंग इनटू 2020। जो 13 पॉइंट था इसका वो था चोकिंग फाइनेंसिंग ऑफ टेररिस्ट एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये काम करना था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने। इसके ऊपर प्रोग्रेस जो है वो स्लो है। इसी वजह से जो है वो पाकिस्तान को FATF में ग्रे लिस्ट किया गया। मिसाल के तौर पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस 230, अरेस्ट 341 किए गए। सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की रिपोर्ट्स जो हैं वो फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट से 116 रिपोर्ट्स की गई, डिस्पोज किया गया 32 रिपोर्ट्स को। अंडर प्रोसेस जो है 75 हैं। तो इस तरह की जो है वो डिफरेंट एक्शंस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की मद में लिए गए। जो 14th पॉइंट था नेशनल एक्शन प्लान का वो था टेकिंग स्टेप्स अगेंस्ट रिलीजियस परसिक्यूशन। ये काम करना था प्रोविंसेस ने इन लाइजन विद मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स के साथ। इसके ऊपर प्रोग्रेस है स्लो। डाटा कलेक्शन की जा रही है और इस सिलसिले में फर्दर एक्शन अभी होना है। जो 15th पॉइंट था दैट वाज रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशन ऑफ मदरसा। अगेन ये काम करना था मिनिस्ट्री ऑफ रिलीजियस अफेयर्स ने और इसके ऊपर जो है वो प्रोग्रेस है सेटिस्फैक्टरी। साल के तौर पे सिंध में 80% मदरसा रजिस्टर किए जा चुके हैं। इस्लामाबाद और पंजाब में 100%, KPK में 75%, बलूचिस्तान में 60%, फाटा में 85%। मदारिस जो क्लोज किए गए वो किए गए 2325, सिंध में 2309, KP में 13, बलूचिस्तान में 1। अनरजिस्टर्ड जो सिंध में आइडेंटिफाई किए गए वो 72, फॉरेन फंडेड जो आइडेंटिफाई किए गए वो 190। इनमें से पंजाब में 147, सिंध में 6, KPK में 7 और बलूचिस्तान में 30 सिचुएट हैं। तो ये जो 15 पॉइंट है इसके ऊपर प्रोग्रेस हमें सेटिस्फैक्टरी नजर आती है। जो 16 पॉइंट था वो था कि टेररिस्ट जो हैं उनकी मीडिया में ग्लोरिफिकेशन को बैन किया जाएगा। आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एक तर्जुमान जो है उसने जो है इंसर्जेंसी और टेररिज्म को शन किया और नेगोशिएट करके वो मेन स्ट्रीम में आ गया, तो उसको जिरगा में सलीम साफी के प्रोग्राम में उसको प्रोग्राम चलाया जा रहा था, उससे नैरेटिव लिया जा रहा था अदर साइड का, तो पेमरा ने वो प्रोग्राम बंद करवा दिया था। दैट वाज अंडर दिस पॉइंट। अब ये काम जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इंटेलिजेंस ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने करना था। इसके ऊपर जो है वो परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्टरी है। 17 जो पॉइंट है वो है फाटा रिफॉर्म्स। फाटा रिफॉर्म्स ये केपी गवर्नमेंट ने करना था और जो थी स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स की मिनिस्ट्री ने करना था। अगेन इसके ऊपर जो है प्रोग्रेस अभी जो इसका रिसेंट स्टेटस है वो है सेटिस्फैक्टरी। 18 पॉइंट था कि टेंजिबल मेजर्स ली जाएंगी अगेंस्ट अब्यूज ऑफ इंटरनेट। ये काम करना था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने और इसके ऊपर प्रोग्रेस अभी भी स्लो है और अनसेटिस्फैक्टरी है। 19 जो पॉइंट था वो था कि पंजाब में मिलिटेंसी को कन्फ्रंट किया जाएगा। काम करना था ये पंजाब गवर्नमेंट ने, इसके ऊपर प्रोग्रेस है सेटिस्फैक्टरी। 20th पॉइंट था रिजॉल्विंग इशू ऑफ अफगान रेफ्यूजीज और ये काम करना था स्टेट एंड फ्रंटियर रीजन्स की मिनिस्ट्री ने। इसके ऊपर अगेन प्रोग्रेस स्लो है। मैं आपको बता चुका हूं कि यमन वॉर की वजह से इसके ऊपर प्रोग्रेस स्लो हो चुकी है। 21st था
रीवैम्पिंग द क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। मिनिस्ट्री ऑफ ये काम करना था लॉ एंड जस्टिस ने और प्रोविंसेस ने। इसके ऊपर भी प्रोग्रेस बहुत ज्यादा स्लो है और पुलिस रिफॉर्म्स और जो हमारा लीगल सिस्टम है उसको करंट रिफॉर्म्स की जरूरत है, क्योंकि 2 मिलियन केसेस हमारे बैकलॉग में पड़े हुए हैं। अब आप देख सकते हैं कि नेशनल एक्शन प्लान, ये जो डिफरेंट टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, वो मुख्तलिफ वक्तों में नाम बदल के मुख्तलिफ नामों के साथ सामने आ जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो नेशनल एक्शन प्लान की इंप्लीमेंटेशन को रोकता है। न्यू एलियासिस के साथ ये ग्रुप्स री इमर्ज हो जाते हैं और अपनी एक्टिविटीज जो है या अपनी हरकतें करते रहते हैं। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लेजिस्लेटिव डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी, इस इंस्टीट्यूट ने जो है वो नैब की इंप्लीमेंटेशन के ऊपर जो है एक असेसमेंट की। यहां पे आपको अगर उसके सामने ग्रीन है तो इसका मतलब है कि सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस है, गुड प्रोग्रेस है। अगर ग्रीन और एम्बर है तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस सेटिस्फैक्टरी है, ग्रीन है तो गुड प्रोग्रेस है। अगर एम्बर रेड है तो इसका मतलब है कि अनसेटिस्फैक्टरी है, और रेड है तो कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्टरी है। तो अब हम देखते हैं कि पिलडेट ने नैब के इंप्लीमेंटेशन स्टेटस को कैसे देखा है। पहला पॉइंट, एम्बर रेड मींस प्रोग्रेस इज समवट अनसेटिस्फैक्टरी, समवट अनसेटिस्फैक्टरी। सेकंड पॉइंट जो था, सेकंड नेशनल एक्शन प्लान का पॉइंट, स्पेशल कोर्ट्स, इसके ऊपर जो है वो प्रोग्रेस कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्टरी है। थर्ड पॉइंट, प्रोग्रेस इज समवट अनसेटिस्फैक्टरी। फोर्थ जो पॉइंट था उसके ऊपर प्रोग्रेस समवट अनसेटिस्फैक्टरी। फिफ्थ पॉइंट अगेन समवट अनसेटिस्फैक्टरी। सिक्स पॉइंट कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्टरी। सेवेंथ पॉइंट को असेस नहीं किया इन्होंने, बल्कि 7 पॉइंट को इन्होंने कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्टरी करार दिया। 8 पॉइंट को इन्होंने कहा कि सेटिस्फैक्टरी प्रोग्रेस है। इस खुशकिस्मत पॉइंट को हम देख लेते हैं कि कौन सा है। एस्टेब्लिशिंग एंड डिप्लॉइंग अ डेडिकेटेड काउंटर टेररिज्म फोर्स, इस काम में हम जो है वो सक्सेसफुल रहे हैं। अब 9th जो पॉइंट था उसमें समवट अनसेटिस्फैक्टरी, 10th समवट अनसेटिस्फैक्टरी, 11 अनसेटिस्फैक्टरी, 12 somewhat satisfactory, 13th satisfactory, communication networks of terrorists will be dismantled, 14th somewhat unsatisfactory, 15th somewhat satisfactory या partially satisfactory, और 16th जो है वो completely satisfactory, कराची ऑपरेशन। 18th sectarian outfits के साथ partially satisfactory। 19th formulation of comprehensive policy to deal with issue of Afghan refugees, अनसेटिस्फैक्टरी। और रिवैम्पिंग ऑफ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ये था कंप्लीटली अनसेटिस्फैक्टरी। तो ये पिलडेट का मॉनिटर आपको नजर आ रहा है कि इन्होंने किस तरह से रिव्यू किया नेशनल एक्शन प्लान के डिफरेंट पॉइंट्स की इंप्लीमेंटेशन स्टेटस को। कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट, कोयटा का जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद इसने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कहा, इट इज कैटेगराइज्ड एज अ प्लान but it does not have timelines for achieving any of the 20 goals that have been set। तो timelines नहीं थी, पहला मसला। It does not stipulate who will be responsible, responsibility assign नहीं की for implementation of different components। It does not mention who will monitor progress or lack thereof। तो progress monitor किसने करनी है ये भी मेंशन नहीं है। एंड इन केस ऑफ फेलियर टू अचीव कंप्लायंस द फॉलो अप एक्शन टू बी टेकन बाय होम, अगर फेलियर होता है तो फॉलो अप एक्शन कौन लेगा, क्या लेगा, ये भी नेशनल एक्शन प्लान में मेंशन नहीं है। तो आप कह सकते हैं कोयटा इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट का रेफरेंस दे के कि नेशनल एक्शन प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव और कंपोजिट रिस्पॉन्स नहीं था, बट विद रेफरेंस टू दिस रिपोर्ट। हाईलाइट्स इसकी क्या है, साल के तौर पे 3000 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 37,000 अरेस्ट, 725 डिटेंशन, 195 एग्जीक्यूशन। मलिक इसहाक लश्कर जंगवी चीफ एंड सैफुर रहमान कुर्द, इन दोनों ने जो है इनको एग्जीक्यूट किया गया। 98 मिलियन सिम्स को ब्लॉक किया गया, 110 मिलियन सिम्स को बायोमेट्रिकली वेरीफाई किया गया। ये एक मेजर एक्सरसाइज थी। पिलडेट ने जो बात की, पिलडेट ने नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर कहा कि फेलियर जो है वो प्रोग्रेस रिपोर्ट्स की पब्लिकेशन के ऊपर है। फेलियर, गवर्नमेंट फेल रही है कि जो नेशनल एक्शन प्लान की प्रोग्रेस रिपोर्ट्स हैं, या मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर और प्रोविंसेस फेल रहे हैं कि इंप्लीमेंटेशन की रिपोर्ट्स शाया करें। कोलैबोरेशन के मसाइल हैं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के नजदीक। टू मेनी एडमिनिस्ट्रेशन और इंप्लीमेंटेशन बॉडीज हैं, 16 के करीब इंप्लीमेंटेशन बॉडीज बनाई गई थी।
मींस जब बहुत ज्यादा इंस्टीट्यूशंस होंगे तो आपकी इंप्लीमेंटेशन में मसाइल होंगे, कोऑर्डिनेशन में मसाइल होंगे, तो ये बात भी पिल्डेट ने आइडेंटिफाई की। रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं? अंडर नेशनल इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी एंड नेशनल एक्शन प्लान एक ब्रॉडर कोऑपरेशन बिटवीन सेंटर और प्रोविंसेस उसको स्ट्रीमलाइन किया जाना चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो और साइनर्जीज आप डेवलप कर सकें। एक स्ट्रॉन्ग नेक्टा जो है वो जरूरत है हमें डी रेडिकलाइजेशन और मदरसा रिफॉर्म्स के लिए। अर्जेंट नीड है प्रोविंशियल स्ट्रेटजीज की ताकि काउंटर टेररिज्म एजेंडा को आगे ले जाया जा सके। इट वुड बी पर्टिनेंट टू टेक प्रोविंशियल डिस्पैरिटीज इनटू अकाउंट। डेवलपमेंट की कोई मिसाइल हैं तो वहां पे फंडिंग की स्ट्रीम्स हैं, फाटा रिफॉर्म्स का इशू है। फिर इन्होंने बात की लॉन्ग टर्म कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान्स जिनको फॉर्मुलेट करने की जरूरत है। यहां पे आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान सफर्ड लॉस ऑफ $123 बिलियन और 50,000 कैजुअलिटीज ऑफ सिविलियंस ड्यू टू वार अगेंस्ट टेरर, बट दिस इज टिल 2017। अभी तक ये बात कही जा सकती है कि अबव $130 बिलियन पाकिस्तान ने लॉसेस सफर किए हैं और 60,000 लाइव्स जो है वो हम टेररिज्म में सफर कर चुके हैं। यहां पे आपको ईयर टू ईयर डेथ काउंट नजर आ रहा है। अब बात करते हैं असाइनमेंट क्वेश्चन की। ये असाइनमेंट, ये क्वेश्चन आया 2016 में। डिस्कस इन डिटेल द एफिकेसी ऑफ काउंटर टेररिज्म मेजर्स अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट स्पेशली विद रेफरेंस टू नेशनल एक्शन प्लान। दूसरा जो क्वेश्चन आया वो है हाईलाइट द रोल ऑफ नेशनल एक्शन प्लान इन स्टेबलाइजेशन ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ पाकिस्तान 2017 में, क्रिटिकली एनालाइज इट्स आउटकम्स। आपसे इजाजत मांगते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।